नमस्कार मित्रों। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, एक नया सब्जेक्ट बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों के लिए, जब आप एसटीसी या बीएड के अंदर पहली बार एडमिशन लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे ही है जो एजुकेशन साइकोलॉजी से, टीचिंग मेथड से, पेडागोजी से अपने एसटीसी और बीएड करने के दौरान रूबरू होते हैं। विद्यार्थी अपने बीएसटीसी के दौरान, बीएड के दौरान, डीएलएड के दौरान जानते हैं कि वास्तव में एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों है। आज की तारीख में हमारी हर परीक्षा जो शिक्षक भर्ती से संबंधित है, चाहे किसी भी प्रदेश का टेट एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे आरटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सेकेंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर, थर्ड ग्रेड कोई टीचर एग्जाम हो, हमारे कंपटीशन के अंदर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर परीक्षा में एजुकेशन साइकोलॉजी जरूर पूछा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान जरूर पूछा जाता है। और निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान का यूटिलाइजेशन जब हम वास्तविक कक्षाओं के अंदर शिक्षक बनकर जाते हैं, और अगर हमें शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी है, हमें बाल विकास की जानकारी है, हमें जिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनकी उम्र की जानकारी है, उनकी उम्र के अकॉर्डिंग उस बच्चे की विशेषताओं की जानकारी है, तो हमारा उस बच्चे के प्रति सोचने का, हमारा उस बच्चे के प्रति समझने का और हमारा पढ़ाने के दौरान उस बच्चे को ट्रीट किस प्रकार किया जाए, वो तरीका ही कुछ अलग होता है। और इसीलिए एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, इसकी हर शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान अपनी भूमिका है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर चर्चा करें और शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारे प्रकरण आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर कई सारे प्रकरण, जैसे अधिगम पर हमारी चर्चा होगी, व्यक्तित्व पर हमारी चर्चा होगी, बुद्धि पर हमारी चर्चा होगी, सृजनशीलता पर हमारी चर्चा होगी, हम लोग व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बात करेंगे, हम लोग प्रतिभाशाली, पिछड़े, मंदबुद्धि बालकों पर चर्चा करेंगे, हम लोग रुचि, आदत, अभिवृत्ति, अभियोग्यता, इन पर बात करेंगे, हम लोग बहुत सारी जो हमारी साइकोलॉजी की टॉपिक्स है, साइकोलॉजी के प्रकरण हैं, उन पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन जब हम किसी भी विषय के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि उस विषय के अंदर हमें पढ़ना क्यों है, उस विषय में हमें क्या पढ़ना है, विषय को क्यों पढ़ना है, इस विषय की जरूरत क्यों है, यह विषय हमारे पाठ्यक्रम में क्यों है। मैं जब आपको एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, आज हम पहला हमारा लेक्चर है एजुकेशन साइकोलॉजी का, और जब हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ेंगे, इस शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम बहुत सारे प्रकरणों को पढ़ेंगे। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम अधिगम को पढ़ने वाले हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हम लोग व्यक्तित्व को पढ़ने वाले हैं, हम इस विषय के अंदर बुद्धि को पढ़ने वाले हैं, हम इस विषय के अंदर सृजनशीलता को पढ़ने वाले हैं, हम इस विषय के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताओं को पढ़ने वाले हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि इस विषय के अंदर हम बाल विकास को, बालक के विकास को भी पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब हम बहुत सारे प्रकरणों को जब इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, विकास की बात हम लोग जो है वो करने वाले हैं, तो कहने का मतलब बहुत सारे प्रकरण शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर, बाल विकास के अंदर हमारे सिलेबस में आएंगे। और ये केवल यही नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आदत क्या है, अभिवृत्ति क्या है, अभियोग्यता क्या है, रुचि क्या है, ये चीज हम पढ़ेंगे। हम लोग तमाम प्रकरणों को जब हम पढ़ेंगे, हम लोग समायोजन को भी पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो भी प्रकरण हम शिक्षा मनोविज्ञान का पढ़ेंगे, एक तो उस प्रकरण के अंदर हमें अपने जीवन के अतीत में झांकना है। जब भी साइकोलॉजी को पढ़े
एक तो शिक्षा मनोविज्ञान या साइकोलॉजी को पढ़ते समय संबंधित प्रकरण को उदाहरण के द्वारा कंठस्थ करना है। यह उदाहरण भी अगर हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित हो, हमारे अतीत से संबंधित हो, तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें बहुत अच्छे से याद हो जाता है। हमें उदाहरण के माध्यम से साइकोलॉजी पढ़नी है, हमें व्यवहारिक जीवन से जोड़कर साइकोलॉजी को पढ़ना है। और जब हम साइकोलॉजी को पढ़े तो साइकोलॉजी को पढ़ते समय एक तो आप उदाहरण से पढ़े, और अगर हम किसी घटना या किसी उदाहरण की बात करें तो उस घटना या उदाहरण का एक हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक चित्र आपके मस्तिष्क में अगर बन सकता हो तो बनाइएगा। कोई भी उदाहरण मैं देता हूं और आप इमेज करिए कि वैसा आपके साथ हो रहा है, तो आपको साइकोलॉजी पढ़ने का जो मजा आएगा, साइकोलॉजी पढ़ने का जो आनंद आएगा, उसकी कोई होड़ नहीं होगी। इसके अलावा जहां जरूरी होगा, हम शिक्षा मनोविज्ञान जैसे कुछ परिभाषाएं आएगी, कुछ सिद्धांत आएंगे। जैसे बुद्धि पढ़ाऊंगा तो बुद्धि के बारे में आपको जानकारी हो, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला आएगा, बुद्धि लब्धि की सारणी आएगी। तो हम ट्रिक एंड टैक्टिक्स का भी यूज करेंगे। तो वहां जहां ट्रिक्स जरूरी होगी, मैजिक जरूरी होगा, फंडे जरूरी होंगे, हम उन फंडों की भी बात करेंगे और उसके माध्यम से एजुकेशन साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। जहां आपको लिखना है कॉपी के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां पर बोर्ड पर वो लाइन भी लिखूंगा, वो पॉइंट भी लिखूंगा। परीक्षा के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर सबसे बड़ी खास बात क्या है कि जैसा हमने लिखा वैसा ही एग्जाम में आए, ये जरूरी नहीं है। और मैं अपने पहले लेक्चर में, आज हमारा पहला लेक्चर शिक्षा मनोविज्ञान पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं आपको पहले लेक्चर में ये बता रहा हूं कि जो हम पढ़े और जो हम कॉपी में लिखे हूबहू प्रश्न मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है। क्योंकि बाकी विषय आप पढ़ते हैं, सामाजिक पढ़ते हैं, पर्यावरण पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, हिंदी संस्कृत पढ़ते हैं, सीधा सवाल आता है। साइकोलॉजी में हम बहुत डिटेल के साथ, मैं अपने अनुभव के आधार पर, पिछले लगभग 13-14 साल से भी ज्यादा का अनुभव मेरा एजुकेशन साइकोलॉजी के मामले में रहा है, और मैं उस अनुभव के आधार पर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे व्यवहारिक जीवन की चीजें भी बताऊंगा। तो कई ऐसी कहानियां होगी जो केवल मैं सुनाऊंगा, आप लेक्चर देखेंगे, आप दिमाग में बिठाएंगे, आप चाहे तो अपनी भाषा में उसको नोट करेंगे, लेकिन वो कहानियां कुछ ऐसी होती है जो बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है। पर जो चीज आपके काम की है, जो बिंदु आपके काम का है, जो तथ्य आपके काम का है, जो पॉइंट आपके काम का है, वो मैं यहां इस डिजिटल पैनल पर लिखूंगा भी, और उसको आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। हम लोग नोट्स जब बनाएंगे तो निश्चित रूप से कई ऐसे बिंदु होंगे जिसको याद करने के लिए हम ग्राफिक्स, इमेज, चार्ट, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, हम पिक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। और जब हम किसी पिक्चर का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से वो पिक्चर भी आपके दिमाग में बैठेगी। ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन में इसलिए भी सुविधा रहती है कि यहां मैं जिस विद्वान के बारे में बताऊंगा, जैसे जीन पियाजे के बारे में हम उसका सिद्धांत पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, तो आप जीन पियाजे की इमेज भी देखेंगे कि जीन पियाजे कौन है। कहीं अगर मुझे रेखा चित्र की जरूरत होगी तो मैं रेखा चित्र का प्रयोग भी करूंगा। तो कहने का मतलब, एजुकेशन साइकोलॉजी ये विषय आपको ध्यान हो, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जब हम बात करते हैं, और हम विशेष रूप से, क्योंकि मैं जब भी साइकोलॉजी पढ़ाता हूं तो साइकोलॉजी के अंदर हम अधिगम का चैप्टर पढ़ते हैं, और जब हम अधिगम का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत पर जब आते हैं, वराइमर, कोहलर और कॉफका की थ्योरी पर आते हैं, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत हमें पूर्ण से अंश की ओर अधिगम पर बल देता है, पूर्ण से अंश की ओर ले जाता है। तो आप साइकोलॉजी में पूर्ण से अंश सब पढ़ते हैं, तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि हम कोई भी कंटेंट, कोई भी विषय पढ़ते हैं तो पहले उसे उसके पूर्ण स्वरूप में प्रस्तुत कर, फिर उसे उसके खंडों के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। तो आज जब हम एजुकेशन साइकोलॉजी को शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे विद्यार्थियों को यह पता चले कि मैंने जो विषय लिया है एजुकेशन साइकोलॉजी, यहां एजुकेशन क्या है, साइकोलॉजी क्या है, ये एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, इनमें किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इसको कैसे पढ़ने वाले हैं।
ये जानकारियां आपको होगी ना, तो मुझे लगता है एजुकेशन साइकोलॉजी आपके इस दिमाग के अंदर बैठेगी और आपको रटना नहीं पड़ेगा। रटने के लिए बहुत सारी किताबें आपके पास है, लेकिन आपको एजुकेशन साइकोलॉजी समझनी है। और मैं जब भी एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाता हूं, मैं सबसे पहली चीज ये कह रहा हूं कि बहुत ही डिटेल के साथ में डिटेल्ड स्टडी हम लोग करेंगे और विद एग्जाम्पल्स हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी को पढ़ेंगे, और तब मुझे लगता है आपको एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर, आपके भेजे के अंदर बैठ जाएगी। बताना चाह रहा हूं, एजुकेशन साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी का कोई बिंदु पढ़े, एजुकेशन साइकोलॉजी का हम कोई विषय पढ़े, कोई टॉपिक पढ़े, तो उस टॉपिक को पढ़ते समय ऐसा नहीं कि भाई बाकी विषयों में अपन लाइन टू लाइन रट देते हैं। यहां कई बार बिंदु होते हैं, लेकिन उस बिंदु के आधार पर उस बिंदु की व्याख्या हमें अपने विवेक के आधार पर करनी होती है। और इसलिए जो विद्यार्थी परीक्षा के हॉल में पढ़ाए गए कंटेंट से पूछे गए प्रश्न का लिंक जोड़ पाएगा, वो परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा सवालों को सही कर पाएगा। मैं एजुकेशन साइकोलॉजी के इन तमाम प्रकरणों पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा यह प्रयास है कि आपको शिक्षा मनोविज्ञान शब्द समझ में आए। शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, और फिर इन दोनों को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान आखिर क्या है। मैं आज के इस लेक्चर के अंदर आपको सबसे पहले जिस बिंदु पर लेकर आ रहा हूं, वो बिंदु हमें शिक्षा के संदर्भ में पहले तो यह पता हो कि शिक्षा आखिर क्या है। जब हमें यह पता होगा कि शिक्षा क्या है, तो हम यह पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, और जब हमें यह पता होगा कि मनोविज्ञान क्या है, तो हम यह पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, और जब हमें यह पता होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो हम यह पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, और जब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पता चलेगी तो हम यह पढ़ेंगे कि इसका क्षेत्र क्या है, और आखिर आम शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, और हमारा वो विद्यार्थी जो आगे कक्षा में हमारे सामने बैठा होगा उसको पढ़ाने के लिए हमें एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों आनी चाहिए, शिक्षा मनोविज्ञान क्यों पता होना चाहिए। हमें व्यक्तिक भिन्नता का ज्ञान होगा तो हम उस बच्चे को कैसे बढ़िया पढ़ा सकते हैं, हमें अधिगम के सिद्धांत पता होंगे तो बच्चे को कैसे बढ़िया पढ़ा सकते हैं, हमें व्यक्तित्व बुद्धि के बारे में पता होगा तो हम उस बच्चे की क्या हेल्प उसकी लर्निंग में कर सकते हैं। ये सारी चीज हमें कौन देता है, ये सारी चीज हमें एजुकेशन साइकोलॉजी देती है। तो मैं सबसे पहले एजुकेशन साइकोलॉजी के प्रकरणों पर आऊं, उससे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन, जो कुछ वीडियो लेक्चर ऐसे होंगे जो आपको शिक्षा के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, इसके क्षेत्र के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। शिक्षा अंग्रेजी के अंदर आप एक वर्ड यूज करते हैं एजुकेशन। देखिए, हम अंग्रेजी भी दो प्रकार की काम में लेते हैं, एक ब्रिटिश इंग्लिश, एक अमेरिकन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं एजुकेशन, अमेरिकन इंग्लिश में हम कहेंगे एडुकेशन। कहीं एजुकेशन है, कहीं एडुकेशन है। ज और ड इन दो अक्षरों का डिफरेंस ही हमारे प्रोनाउंसिएशन के अंदर आता है। तो आप कई किताबों में एजुकेशन लिखा मिलेगा, कई किताबों में एडुकेशन लिखा मिलेगा। मैं बताना चाह रहा हूं शिक्षा, सबसे पहले तो हिंदी शब्द लिया, बिल्कुल सिंपल शब्द शिक्षा। बचपन से लेकर आज दिन तक आप पढ़ रहे हो, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो ना, शिक्षा प्राप्त। तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो शिक्षा शब्द है, ये जो शिक्षा शब्द है, ध्यान देना, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है शिक्षा? सोचिए। अब देखो, ऑफलाइन में तो मैं आपसे जवाब पूछ लेता हूं, ऑनलाइन में आप अपने दिमाग में क्या करेंगे, सोचेंगे। और जब शिक्षा शब्द के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने मस्तिष्क में जो भी भाषा आपके दिमाग में आ रही है सोच लीजिए पढ़ते समय। मुझे लगता है बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहां संस्कृत सोच लिया है, लेकिन आपको ध्यान हो, शिक्षा यह संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, ये तो हिंदी भाषा का शब्द है, क्योंकि बचपन से हिंदी में हम शिक्षा शब्द यूज करते हैं। हम लोग हिंदी में शिक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी का यह शिक्षा शब्द
संस्कृत की जिस धातु से बना हुआ है वो धातु है सिक्स धातु। संस्कृत की जिस धातु से बना हुआ है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, परीक्षा में कई बार आता है करिकुलम शब्द कौन सी भाषा का शब्द लिख के आते हैं सभी लैटिन लैटिन लैटिन। अरे करिकुलम तो अंग्रेजी शब्द है, ये जिस शब्द से बना है करिकल वो लैटिन है। साइकोलॉजी किस शब्द, साइकोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, लिख के आते हैं यूनानी यूनानी, कुछ यूनानी लिखते कुछ ग्रीक लिखते कुछ लैटिन लिखते। अरे साइकोलॉजी तो इंग्लिश शब्द है, पर ये बना हुआ किसके है, यूनानी शब्द साइके धन लोगस से। ग्रीक शब्द कह दो, यूनानी शब्द कह दो, साइके धन लोगस से, वो अलग बात है। तो हम ऐसी गड़बड़ियां करते हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हिंदी भाषा में हम शिक्षा शब्द लिखते हैं, लेकिन यह शब्द संस्कृत की जिस धातु से, देखो जो कॉपी में लिखना है मैं बाकायदा बोर्ड पे लिखूं, उसके आप क्लास नोट्स भी बनाइएगा और आपकी भाषा में हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। जब साइकोलॉजी पूरी होगी ना तो वास्तव में आप कहेंगे कि साइकोलॉजी हमने बहुत सी किताबों में पढ़ी है, लेकिन जितनी याद हुई है निश्चित रूप से मेरा ऐसा विश्वास है कि आप साइकोलॉजी पढ़ोगे बहुत डिटेल के साथ में, आपको साइकोलॉजी पूरी कंठस्थ हो जाएगी। यह मेरा वादा है आपसे। अब बताना चाह रहा हूं, सवाल आए उसका वादा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कभी वादा नहीं करता कि सवाल आएगा। हो सकता है सारे सवाल आ जाए, हो सकता है एक भी सवाल ना आए, क्योंकि पढ़ाना मेरा काम है, 100% मेहनत मेरा काम है। और मेरे मेहनत के साथ में आप जब मेहनत करेंगे तो 100% और 100% 200% होंगे और तब जाकर रिजल्ट निकलेगा। आपको ध्यान हो, शिक्षा शब्द की बात करता हूं, यह संस्कृत भाषा के जिस शब्द से बना है, संस्कृत की सिक्स धातु से बना है। यह शिक्षा शब्द आपको जानकारी हो, यह संस्कृत की जिस धातु से बना है वो धातु कौन सी है, सिक्स धातु। संस्कृत की सिक्स धातु से यह शिक्षा शब्द बना है और जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना। मैं बताना चाह रहा हूं, संस्कृत की सिक्स धातु से यह शिक्षा शब्द बना है और जिसका अर्थ क्या है, सीखना। जिसका अर्थ क्या है, सीखना। देखिए जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक प्रकरण अधिगम आएगा, जिसका मतलब भी सीखना होता है। लेकिन हम अधिगम में आएंगे तब बात करेंगे अधिगम की भी, लेकिन अभी आपको मैं लेके जहां आया हूं शिक्षा। देखो शिक्षा मनोविज्ञान में अगर हमें शिक्षा का मतलब ही नहीं पता तो फिर शिक्षा मनोविज्ञान पूरी पढ़ भी लो तो कोई काम की नहीं है। शिक्षा यह शब्द संस्कृत की सिक्स धातु से मिलकर बना है और संस्कृत की सिक्स धातु का जो अर्थ होता है वो होता है सीखना। क्या अर्थ होता है, सीखना। और मैं बताना चाहूंगा आमतौर पर बचपन से लेके और आज दिन तक आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, सीख ही रहे हो, कुछ न कुछ क्या कर रहे हो, सीख ही रहे हो। देखो जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम व्यापक तौर पर बात करते हैं और उसी शिक्षा के अंदर हम बहुत सारी चीजें जो ग्रहण करते हैं। देखो अधिगम जब मैं बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि अभ्यास के कारण, अनुभव के कारण, अनुभूति के कारण जो हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन आते हैं वो अधिगम है। लेकिन शिक्षा का ही एक भाग कह दीजिए वो अधिगम है। पर अधिगम जब आऊंगा तो शिक्षा और अधिगम के अंदर डिफरेंस मैं करूंगा कि क्या है। लेकिन अभी मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा की बात करता हूं, संस्कृत की सिक्स धातु से बना है और संस्कृत की सिक्स धातु का अर्थ क्या होता है, संस्कृत की सिक्स धातु का अर्थ होता है सीखना। मैं एक बात आपसे और करना चाहूंगा। देखो शिक्षा की प्राचीन अवधारणा अलग है और शिक्षा की नवीन अवधारणा भी अलग है। जब हम शिक्षा की प्राचीन अवधारणा में थे, जब हम प्राचीन काल में शिक्षा की बात करते थे तो हम ये कहते थे सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मुक्ति का मार्ग देती है। मतलब शिक्षा कह दो, विद्या कह दो, ज्ञान कह दो, ये मुक्ति का मार्ग है, मतलब जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए वही शिक्षा है। लेकिन आपको पता है नवीन अवधारणा ये नहीं कहती। आज की तारीख में हमने शिक्षा की परिभाषा को बदल दिया। हम आज की तारीख में कहते हैं मनुष्य के व्यवहार को परिमार्जन करने वाली प्रक्रिया शिक्षा है। देखो एक अनपढ़ आदमी है और वो जब पढ़ता है तो उसके व्यवहार में क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उसका व्यवहार परिमार्जित होता है। हम जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमारे बोलने का तरीका, हमारे विचारने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, जैसे जैसे हम जो जो चीजें सीखते हैं वैसे वैसे हमारे व्यवहार में क्या आता है, सुधार आता है, संशोधन आता है, परिमार्जन आता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्राचीन काल के अंदर शिक्षा के संदर्भ में हम केवल इतना कहते थे
कि सा विद्या या विमुक्त है, मतलब विद्या वो है जो मुक्ति का मार्ग प्रदान करे। आपको ध्यान हो, अगर हम शिक्षा शब्द की प्राचीन अवधारणा पर चलते हैं, अगर हम शिक्षा या एजुकेशन के प्राचीन कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, मैं अंग्रेजी शब्द एजुकेशन पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह बताना चाह रहा हूं, मैं इंग्लिश वर्ड पर भी आऊंगा, क्योंकि इंग्लिश वर्ड क्या कह रहा है, हिंदी वर्ड क्या कह रहा है। हिंदी में शिक्षा शब्द है और जो संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है, और जिसका मतलब क्या होता है, सीखना। मतलब सीखोगे, और सीखने को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर। देखो, जब तक आपने पहली बार साइकोलॉजी के हाथ नहीं लगाया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल सीखना और लर्निंग शब्द तो हम बोलचाल में यूज करते हैं, पर अधिगम शब्द यूज नहीं करते। लेकिन जब हम एसटीसी में आते हैं, बीएड में आते हैं, और जब हमारा पल्ला साइकोलॉजी के सब्जेक्ट से पड़ता है, तो एक शब्द हम सुनते अधिगम, और फिर जब तक हम शिक्षक नहीं बनते, और शिक्षक बनने के बाद भी यह अधिगम शब्द हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ध्यान दे, मैं बताना चाह रहा हूं, प्राचीन अवधारणा की बात करें, अगर शिक्षा की प्राचीन अवधारणा की बात करें, तो प्राचीन काल के अंदर एक कहावत थी, और जिसके माध्यम से हम इस शिक्षा की प्राचीन अवधारणा को समझते हैं। पुराने जमाने में कहते थे, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करे, विद्या वो है जो हमें मोक्ष का मार्ग प्रदान करे। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मुक्ति का मार्ग प्रदान करे। आपको ध्यान हो, पुराने जमाने के अंदर ऐसा मानते थे कि भाई सच्चा गुरु हमारे को मिल गया, तो सच्चा गुरु हमें पढ़ाएगा, हमें ज्ञान मिलेगा, और जब हमें ज्ञान मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि इस दुनिया में तो चारों तरफ बंधन ही बंधन है, और हमें तो अगर आत्मा की शुद्धि चाहिए, आत्मा की मुक्ति चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। और जब हम भक्ति करेंगे तो हम धीरे 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 भगवान को पाएंगे और सांसारिक बंधनों से मुक्त होंगे, तो हमें मोक्ष मिलेगा। और इसलिए शिक्षा का लक्ष्य क्या है, मोक्ष। देखिए, ये प्राचीन काल में कहते थे। और आज की तारीख में, अब आज का जमाना तो आध्यात्मिकवाद से हम भौतिकवाद में आए हैं, और आज के जमाने में तो हम लोग मोक्ष की जगह हम ये विश्वास करने लगे कि भगवान ने हमें बंधनों में बंधने के लिए ही भेजा है, और हम बंधन में बंधे, हमारा मोक्ष का तो कोई ख्याल ही दिमाग में नहीं आता। ध्यान दे, मैं बताना चाह रहा हूं कि प्राचीन कहावत थी, सा विद्या या विमुक्तये, यानी कि विद्या मुक्ति का मार्ग प्रदान करती है। विद्या क्या प्रदान करती है, मुक्ति का मार्ग। विद्या मुक्ति का मार्ग देती है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या मुक्ति का मार्ग देती है। मुक्ति मतलब मोक्ष, इस शरीर को बंधनों से मुक्त करने का मार्ग हमें विद्या से मिलता है। यह शिक्षा की क्या है, यह प्राचीन अवधारणा है। प्राचीन काल के अंदर, मैं आपको देखो, जो कॉपी में आपके लिखना है ना, वो मैं जरूर यहां पर लिखूंगा अभी। प्राचीन काल के अंदर क्या माना जाता था, प्राचीन काल में माना जाता था कि सच्चा गुरु वो क्या प्रदान करता है, उससे सच्चा ज्ञान मिलेगा। माना जाता था कि सच्चे गुरु से ज्ञान, ज्ञान से क्या मिलेगा, भक्ति का मार्ग। आपको ध्यान हो, सच्चे गुरु से ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान हो जाएगा, हमें जानकारी हो जाएगी। पुराने जमाने में जैसे आज की तारीख में किताबें सिलेबस वैसे थोड़ी था। पुराने जमाने में हम गुरु के पास गुरुकुल में जाते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, 10 साल 15 साल गुरु के आश्रम में रहते थे। गुरु हमें ज्ञान देता था, वेद पढ़ाता था, उपनिषद पढ़ाता था, और हमें बताता था कि इस दुनिया के अंदर चारों तरफ बंधन ही बंधन है, और हम भक्ति के मार्ग से आगे, वो हमें भक्ति का मार्ग देता था, वो हमें नीति सिखाता था, वो हमें भगवान का नाम लेने का मार्ग बताता था। यही तो था पहले। तो सच्चे गुरु से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से भगवान, भक्ति से भगवान कह दीजिए, या भक्ति से मुक्ति कह दीजिए। भगवान मिल गया मतलब मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। आपको जानकारी हो, मैं बताना चाह रहा हूं कि भक्ति से मुक्ति, मुक्ति कह दीजिए, मोक्ष कह दीजिए, इसका मार्ग प्रशस्त होता है, इसका रास्ता प्रशस्त होता है। आपको जानकारी हो, प्राचीन काल में यह मानते थे कि सच्चे गुरु से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से मुक्ति का रास्ता प्रशस्त होता है। यह अवधारणा
प्राचीन काल की थी। और इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब क्या हुआ, समझना इस चीज को, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। प्राचीन काल के अंदर ये मानते थे कि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा हमें कौन देगा? सच्चा गुरु। शिक्षा के लिए हमें कहां जाना है? सच्चे गुरु के पास। सच्चे गुरु से हमें क्या मिलेगा? ज्ञान। ज्ञान से हमें क्या मिलेगा? भक्ति का मार्ग। और भक्ति का मार्ग मिलेगा तो भक्ति से हम किसकी तरफ जाएंगे? मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ जाएंगे। और इसका मतलब अल्टीमेटली शिक्षा का हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है? मुक्ति यानी मोक्ष। शिक्षा के लिए सच्चे गुरु के पास गए, सच्चे गुरु ने हमको ज्ञान दिया। ज्ञान दिया तो हमें पता चला कि इस दुनिया में सब कुछ बंधन ही बंधन है। हमें भगवान का नाम लेकर अपने पापों को मुक्त करना चाहिए, अपने कर्म बंधनों से बाहर आना चाहिए। हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, और जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो सीधी सीधी बात है, हमें ज्ञान से भक्ति मिली, और भक्ति से फिर हम धीरे धीरे अपने बंधनों को मुक्त करते हुए मोक्ष के मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन जमाने के साथ शिक्षा का अर्थ भी परिवर्तित हो गया। जमाने के साथ शिक्षा का अर्थ भी परिवर्तित हो गया, और हम शिक्षा की प्राचीन अवधारणा की जगह शिक्षा की नवीन अवधारणा पर आ गए। अब जब हम शिक्षा की प्राचीन अवधारणा को छोड़कर और शिक्षा की नवीन अवधारणा पर आते हैं तो आपको पता हो कि शिक्षा की नवीन अवधारणा क्या कहती है। एक बच्चे का जन्म होता है, उसको कुछ भी नहीं आता। एक छोटा बच्चा होता है ना, ऊंदरे जितना, मतलब चूहे जितना, और वो छोटा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, लेकिन देखते ही देखते वो छोटा बच्चा मैं और आप बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे शौक होते हैं, बहुत सारे पाप के बंधन में बंधे होते हैं। लोग झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, हमारी अपनी रुचियां होती है, अपने कार्य होते हैं। हमारा, आपको ध्यान हो, छोटा बच्चा, उसको यह नहीं पता कि कैसे बोले। आज हम बोल भी सकते हैं और हमें यह भी पता है कि कैसे बोलना है। हमें यह भी पता है छोटे से कैसे बोलना है, बड़े से कैसे बोलना है, और हमारा अधिकारी है उससे कैसे बोलना है। घर में पिता से कैसे बात करनी है, माता से कैसे बात करनी है, दोस्त से कैसे बात करनी है, पड़ोसी से कैसे बात करनी है, और दुश्मन से कैसे बात करनी है। हमें यह सब पता है। कैसे पता है? क्योंकि हमने शिक्षा प्राप्त की। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे, सर जो स्कूल गया ही नहीं उसने तो शिक्षा प्राप्त की नहीं, इसका मतलब उसको बोलना नहीं आता क्या? देखो, जब आप स्कूल और कॉलेज की बात करते हैं ना, इसका मतलब आप शिक्षा के संकुचित अर्थ की बात कर रहे हैं। और शिक्षा का व्यापक अर्थ तो यह कहता है कि शिक्षा किसी स्थान में नहीं, जन्म से लेकर और मृत्यु तक हर जगह शिक्षा है। आपको स्कूल में भी शिक्षा मिल सकती है, घर में भी मिल सकती है। आपको वातावरण भी शिक्षित करता है, आपको अनुभव भी शिक्षित करते हैं। यानी शिक्षा के लिए कोई प्लेस ये जरूरी नहीं है। ये तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है, जहां शिक्षा को जगह चाहिए। तो बचपन से लेके और मरने तक, जन्म से लेके और मरने तक हम कुछ न कुछ सीखते हैं, कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। और जब हम कुछ ग्रहण करते हैं तो हमारा व्यवहार क्या होता है? मॉडिफाइड होता है, परिमार्जित होता है, संशोधित होता है, व्यवहार में सुधार होता है। आज जब आप 8 साल की उम्र में थे और आप जब 18 साल की उम्र में और आप जब 28 साल की उम्र में, क्या आपके व्यवहार में अंतर नहीं है? समय के साथ में आपके व्यवहार में अंतर आया। आपको अनुभवों ने सिखाया, आपको अनुभूतियों ने सिखाया, आपको जिंदगी की घटनाओं ने सिखाया। हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते हैं, गुरुजी ज्ञान देते हैं, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, और किताबें नहीं, वातावरण में भी सीखते हैं। घर में माता पिता, जैसे कोई पड़ोस के अंकल आए, हमने कह दिया, जैसे छोटा बच्चा है 6-7 साल का बच्चा, अंकल से घर में बात कर रहा है कि तुम कौन हो, तो पिताजी फट टोकते, तुम मत बोलो, ये तुमसे बड़े हैं, इनको आप बोलो। हम 1 बार 2 बार 3 बार टोकते हैं, और टोकने के बाद जब चौथी बार अंकल आते हैं, हम कहते हैं, अंकल जी आप कैसे हैं? देखिए, ये तुम किस में बदल गया? आप में बदल गया। इसका मतलब हमारे पिताजी ने टोका, टोकने से 2 बार 3 बार 4 बार में हमारा व्यवहार क्या हो गया? परिमार्जित हो गया, हमारे व्यवहार में बदलाव आया। यह भी एक प्रकार की क्या है? शिक्षा है। मैं बताना चाह रहा हूं कि वर्तमान संदर्भ में शिक्षा की नवीन अवधारणा यह कहती है कि शिक्षा क्या है?
शिक्षा मानव व्यवहार को परिमार्जित करने की प्रक्रिया है। मनुष्य का जो बिहेवियर है, मनुष्य का जो व्यवहार है, इस मनुष्य के व्यवहार को परिमार्जित करना, इस मनुष्य के व्यवहार को संशोधित करना, इस मनुष्य के व्यवहार में सुधार करना, इसकी प्रक्रिया ही क्या है? शिक्षा है। संशोधित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा मानव व्यवहार को संशोधित या परिमार्जित करने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा है, यह शिक्षा का नवीन विचारधारा है, एजुकेशन का नवीन कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट। तो पुराने जमाने में हम शिक्षा मानते थे मुक्ति का मार्ग, और आज मुक्ति तो कहीं है ही नहीं, आज तो भुक्ति है। भुक्ति मतलब भोग है, भौतिकवाद है। तो आज की तारीख में शिक्षा की उस परिभाषा से हम बाहर आए और हमने शिक्षा की एक नवीन परिभाषा को ग्रहण किया। वर्तमान संदर्भ में हम ये कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य के व्यवहार को क्या करती है? परिमार्जित करती है। मैंने कहा ना, हम जिस अंकल को तुम बोलते थे, तुमसे आप पर आए। हम लोग अपने बोलने के तरीके में, अपने चलने के तरीके में, उठने के तरीके में, जैसे घर में अंकल आए, हमने पानी का लोटा यूं पकड़ाया। हमारे घर में मम्मी ने कहा, बेटा पानी का लोटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। हमारे कल्चर में इस प्रकार पकड़ते हैं। तो पानी का लोटा ऐसे, एक बार दो बार टोका, बच्चे की आदत पड़ गई, वो पानी का लोटा ऐसे ले आने लगा। इसका मतलब उसके व्यवहार में क्या आया? परिमार्जन आया। तो आपको जानकारी हो, शिक्षा मनुष्य के व्यवहार को संशोधित या परिमार्जित करने की प्रक्रिया है। अब देखिए एक बात, शिक्षा के लिए तो हिंदी बात हो गई, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, शिक्षा के लिए एक अंग्रेजी शब्द हम यूज करते हैं, एजुकेशन। अब अंग्रेजी शब्द है ये एजुकेशन, किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां कह देंगे सर लैटिन भाषा का। अरे एजुकेशन अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये लैटिन भाषा के जिन शब्दों से बना है, अब एजुकेशन बोलिए चाहे एडुकेशन बोलिए, लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेयर और एजुशियर, इनसे बना है। ये एजुकेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और आपको ध्यान हो, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा। बहुत सारे स्टूडेंट इस लैटिन को समझ नहीं पाते। ये जो लैटिन लैंग्वेज है ना, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान देना। ये जो लैटिन लैंग्वेज है, मैं इसके बारे में कुछ बात आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरी साइकोलॉजी में इस लैटिन भाषा की बात चलेगी। पुराने जमाने में जो यूरोपीय राष्ट्र थे ना, वहां यूनानी भाषा बोली जाती थी, और फिर मध्य युग के आते आते यूनानी की जगह लैटिन बोली जाने लगी। यूनानी या ग्रीक कह दो और लैटिन कह दो, ये दो ऐसी लैंग्वेजेस है। ग्रीक को लैटिन ने रिप्लेस किया बाद में, मध्य युग के आते आते, पुनर्जागरण काल से पहले, 15वीं-16वीं शताब्दी से पहले। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये ग्रीक या यूनानी और लैटिन, ग्रीक या यूनानी एक ही है और लैटिन भाषा है, ठीक है। हालांकि ग्रीक से ही लैटिन जो है उसी की जगह रिप्लेस हुई, मगर ऐसा कहते हैं कि ग्रीक या यूनानी और लैटिन, ये दोनों जो भाषाएं हैं, ये दोनों जो भाषाएं, ये वैसे है जैसे हमारे देश में संस्कृत है। आम आदमी को वहां पर ग्रीक और लैटिन नहीं आती थी, और हमारे यहां आम आदमी को संस्कृत नहीं आती। जो बौद्धिक वर्ग है या जो ज्यादा पढ़े लिखे, वो लोग जानते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस है। यूरोपीय देशों में ग्रीक और लैटिन वहां की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। लोकल लैंग्वेज में जर्मनी में जर्मन है, स्पेन में स्पेनिश है, इंग्लैंड में इंग्लिश है। इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश लोकल लैंग्वेज है। फ्रांस में फ्रेंच है। ऐसे अलग अलग देशों की अलग अलग लैंग्वेजेस है, जैसे हमारे देश में अलग अलग राज्यों की अलग अलग लैंग्वेजेज है। तो शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी भाषा का जो लैटिन शब्द है, मैं बताना चाह रहा हूं, लैटिन शब्द के अंदर एजुकेटम, एजुकेयर, ध्यान देना, लैटिन शब्द एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर, एजुसियर। कहते हैं कि लैटिन, अब ज और ड अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, तो वहां एजू की जगह एडू कर सकते हैं आप। तो एजुकेटम, एजुकेयर और एजुशियर, ध्यान दे, एजुशियर। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये अंग्रेजी शब्द,
इसके लिए आप एजुकेशन भी लिख सकते हैं, जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर इसको एडुकेशन कहते हैं, एक ही बात है। तो एजुकेटम, एजुकेयर और एजुशियर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अंदर से बाहर निकालना, नेतृत्व करना और विकसित करना। अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना मतलब क्या कि आप जब पैदा हुए तो आपके अंदर कोई ना कोई शक्तियां आपकी इंटरनल है, अंतर शक्तियां है, और शिक्षा के माध्यम से हम अपने अंदर की शक्तियां जैसे स्मृति है, कल्पना है, तर्क है, चिंतन है, उनको बाहर निकालें। आपको ध्यान हो, अंदर से बाहर निकालना, एजुकेटम, एजुसियर, एजुकेयर, अंदर से बाहर निकालना कर दीजिए, नेतृत्व देना और विकसित करना। ध्यान देना, ये तीनों अर्थ इन तीन शब्दों के हम ले सकते हैं। मैं बताना चाह रहा हूं कि एजुकेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुकेयर और एजुसियर से बना, जिसका मतलब होता है अंदर से बाहर निकालना, नेतृत्व देना और विकसित करना। आपको जानकारी हो, एजुकेटम अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना मतलब हम जब बचपन में पैदा हुए, जन्म से पैदा हुए, हमारे अंदर शक्तियां है, हमारे अंदर बहुत सारी शक्तियां, स्मृति, कल्पना, बुद्धि सब है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से हम उसको डेवलप करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। और आपको जानकारी हो, हम लोग अपनी अंदर की शक्तियों को बाहर निकालते हैं, हम लोग नेतृत्व देते हैं। जब हम पढ़े लिखे होते हैं ना, देखो घर का, गांव का बूढ़ा आदमी जो अनपढ़ है वो भी हमारे पास आता है और कहता है यार तू तो पढ़ा लिखा है ना, तो तू ही बता क्या करना है। हमारे घर में शादी होती है तो भी जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर में एक पढ़ा लिखा, उसको कहते हैं यार तू तो पढ़ा लिखा है ना, आज गांव घर का ये छोकरा ये पढ़ा लिखा है, तू बता तेरे हिसाब से क्या होगा। तो कहने का मतलब पढ़े लिखे से उम्मीद होती है कि वो समाज को क्या दे, नेतृत्व दे, और साथ में विकसित करना, यानी हमारे अंदर की शक्तियों को डेवलप करना, अंदर की शक्तियों को विकसित करना। यह मूल उद्देश्य जो है आमतौर पर शिक्षा का रहता है। आमतौर पर यह शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है वो होता है, इसका मतलब एजुकेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का, लेकिन यह लैटिन भाषा के तीन शब्दों से बना है, एजुकेटम, एजुकेयर और एजुशियर। आपको ध्यान हो, एजुकेटम यानी अंदर से बाहर निकालना, एजुकेयर यानी नेतृत्व देना और एजुसियर यानी कि विकसित करना। आपको जानकारी हो, कहने का मतलब है एजुकेशन शब्द हम ऐसी प्रक्रिया के लिए काम में लेते हैं जिसमें नेतृत्व की क्षमता विकसित करें, जिसमें हम अपने अंदर की शक्तियां मतलब चिंतन, संवेदना, अवधान, कल्पना, इनको बाहर निकालें और हम अपनी इन आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालकर विकसित करें। ये तीन उद्देश्य, अंदर से बाहर निकालना, क्या बाहर निकालना, हमारे अंदर की शक्तियां, आंतरिक शक्तियां। ये आंतरिक शक्तियां कौन सी है? ये आंतरिक शक्तियां जिसके अंदर कल्पना है, अवधान है, स्मृति है, ये हमारे अंदर की शक्तियां है और हमारे अंदर की इन शक्तियों को क्या करना है, विकसित करना है, साथ में नेतृत्व देना है और हमें इन अंदर की शक्तियों को बाहर भी निकालना और इन अंदर की शक्तियों को क्या करना है, डेवलप करना, विकसित करना है। यह हमारा उद्देश्य है। मैं एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूं, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, एजुकेशन की बात, तो एजुकेशन के अंदर यहां पर आपको ध्यान हो, इस एजुकेशन के लिए ये जो एजुकेशन है, कहते हैं कि ये एजुकेशन ए धन ड्यूको, ए धन ड्यूको, ए और ड्यूको इन दोनों को मिलकर बना एजुकेशन, ऐसा भी माना जाता है। ए का मतलब अंदर से और ड्यूको का मतलब बाहर निकालना। ध्यान देना, बहुत सारे विद्वान एजुकेशन को इस रूप में भी परिभाषित करते हैं। वो बहुत सारे विद्वान ये भी मानते हैं कि जब हम एजुकेशन को लिखते हैं तो ए धन ड्यूको, आपको जानकारी हो, कहने का मतलब ए धन ड्यूको, ए धन ड्यूको का मतलब ए धन ड्यूको यानी कि ए मतलब अंदर से, ड्यूको मतलब बाहर निकालना। हम अपने अंदर से जब शक्तियों को, जैसे कल्पना को, चिंतन को, अवधान को, इनको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम एजुकेशन की तरफ होते हैं।
मैं शिक्षा के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं भी आपको बताना चाहूंगा। शिक्षा के संदर्भ में कुछ परिभाषाएं जो आपको याद करनी है। देखो, परिभाषाएं साइकोलॉजी में तो निश्चित रूप से ये परिभाषाएं आपको याद करनी ही करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर डगलस एंड हॉलैंड की परिभाषा। डगलस एंड हॉलैंड में डगलस एंड हॉलैंड ने क्या कहा? उन्होंने कहा शिक्षा शब्द का प्रयोग हम उन परिवर्तनों के लिए करते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में होते हैं। डगलस एंड हॉलैंड ने कहा शिक्षा शब्द का प्रयोग, शिक्षा शब्द का प्रयोग उन सभी परिवर्तनों के लिए होता है, उन सभी परिवर्तनों के लिए होता है, परिवर्तनों के लिए होता है जो हमारे जीवन काल में होते हैं, जो हमारे जीवन काल में होते हैं। आपको ध्यान हो, यह परिभाषा कहती है कि शिक्षा शब्द का प्रयोग हम उन चेंजेज के लिए, मैंने अभी क्या कहा, शिक्षा हमारे व्यवहार को परिमार्जित करने वाली प्रक्रिया है। इसका मतलब जन्म से लेकर और मृत्यु तक जो हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं, उन सब परिवर्तनों को व्यक्त करने के लिए, जो परिवर्तन हमारे जीवन काल के परिवर्तन है, जो भी परिवर्तन हमारे जीवन काल में हुए, उन सभी परिवर्तनों को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इस शिक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं। ध्यान दें, जो भी हमारे व्यवहार में सुधार आ रहा है, व्यवहार में परिमार्जन आ रहा है, जैसे मैंने कहा पानी का लोटा यूं भर के गए, हमने सीखा कि पानी का लोटा ऐसे पकड़ना है। हमने कोई शब्द गलत बोला, टोक लिया किसी ने, कैसे नहीं ऐसे बोलो, हमने वहां पर भी सीखा कि ऐसे। हम कहीं जा रहे हो, ठोकर लगी तो भी हमने सीखा कि सही चलना चाहिए। तो व्यवहार में परिमार्जन की प्रक्रिया क्या है? यह शिक्षा कहलाती है। इसी तरीके से हमारा एक विद्वान प्लेटो, वो कहता है कि शिक्षा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी बुद्धि, शिक्षा हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। इसका मतलब शिक्षा का जो वर्तमान संदर्भ है उसमें प्लेटो की यह परिभाषा भी काम आती है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। देखो, परिभाषा केवल दो नहीं है, अभी और भी परिभाषा है। अगले वीडियो लेक्चर की शुरुआत में हम शिक्षा को एक बार रिवाइज करेंगे, 2-3 परिभाषाएं और पढ़ेंगे और फिर हम ये पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान क्या है और फिर हम शिक्षा मनोविज्ञान पर बात करेंगे। ध्यान देना, लेक्चर कंटिन्यू आगे से आगे और नियमित रूप से देखेंगे तो एजुकेशन साइकोलॉजी एकदम लल्लन टॉप हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।